ओके, चैप्टर नंबर 5, वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान दो इस पे। बस बस सब ध्यान दो अभी। वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने को वो वैल्यू बताएगा जिसके ऊपर अपने को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना रहेगा। कौन से वैल्यू पे मैं टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करूं कि गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे कर पाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल। मान लो मेरा मोबाइल का शॉप है और मेरे पास ये आदेश्वर आता है और मुझसे वो 1,50,000 का S24 अल्ट्रा परचेज करके जाता। ठीक है, बहुत पैसे आ गए उसके पास और 1.5 लाख का S24 अल्ट्रा उसने परचेज किया। तो ये तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। लॉजिकली सोच के बताओ, टैक्स का रेट किससे मल्टीप्लाई करूं? 1.5 लाख से। इसके ऊपर मान लो टैक्स का रेट है 18%, मैं 18% मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा? 1.5 लाख इंटू 18%, तो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा 27,000। ये फर्स्ट केस। ठीक है, सेकेंड केस, मान लो मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, और मेरे पास ये आदित्य आया और इसने मुझसे 1,000 पैकेट्स ऑफ मैगी खरीद ली। कितने मैगी खरीदी? 1,000। अच्छा, एक पैकेट का भाव कितना होता है मैगी का? 14 रुपये हो गया अभी। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14,000। फिर मेरे गोडाउन से ट्रक तक लाने का मैंने इस पे लोडिंग चार्जेस ऐड की, मान लो 200 रुपये। फिर मेरे वेयर हाउस से इसके घर तक पहुंचाने का मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड किया, होता है ना डिलीवरी चार्जेस। मान लो मैंने डिलीवरी चार्जेस 500 रुपये ऐड कर दी, तो टोटल आदित्य से मैंने कितना पैसा लिया? 14,700। अभी सोच के बताओ मेरे को कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है मेरे को 5% के रेट के हिसाब से, कौन से अमाउंट पे मैं 5% का रेट लगाऊं? 14,000 पे लगाना चाहिए कि 14,200 पे कि 14,500 पे कि 14,700 पे? कुछ लोग बोल रहे 14,000। कोई और आंसर? 14,700 वाले 3-4 लोग बोले 14,700। और कोई? 14,700। ये बीच में कोई नहीं क्या? 14,200 पे कोई है क्या? 14,500 पे? ओके, 14,000 और 14,700 पे। 14,700। ठीक है, एक बार थोड़ा लॉजिक लगाने का ट्राई करते हैं। और लॉजिक लगाने के लिए अपन जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे सेक्शन 8 पे जाते। क्या था सेक्शन 8? मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या था वो चीज? कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल्ड, मिक्स सप्लाई मतलब जबरदस्ती जोड़ा हुआ है। बराबर। अभी देखो, ये भाई मेरे पास आया 1000 पैकेट खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे को उसको लोड तो करके देना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली उसको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। मैंने लम सम उससे कितना प्राइस चार्ज किया? 14,700 चार्ज किया। सिंगल प्राइस चार्ज कितना है उससे? 14,700। तो अगर तुम लोग बोल रहे हो कि 14,000 पे टैक्स लगाएंगे तो फिर तो ये प्राइस का कुछ रिलेवेंस ही नहीं रहा ना। फिर ये वाला जो मैंने लोडिंग का सर्विस दिया उसको, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैगी बेचा 14,000 का, उस पर 5% का रेट लगा दो। ये जो 200 रुपये का लोडिंग का सर्विस दिया, इसके ऊपर भी टैक्स तो लगाना चाहिए ना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया, इसके ऊपर भी टैक्स तो आना चाहिए ना। फिर तुमने क्यों बोला 14,000? फिर इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ये इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तुम लोग मेरे को बताओ, अच्छा मेरे को बताओ एक बार, जब मैं सेल्स करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश टू सेल्स। और सेल्स कितने की दिखाऊंगा मैं? ये पूरा मेरा टर्नओवर ही होगा ना। ये जो है ये मेरा इनकम होगा ना, लोडिंग का 200 रुपये मिलेंगे। ये जो 500 रुपये है ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी एक तरह से इनकम। मेरा मेन काम क्या है? मैगी बेचना, लेकिन उसके साथ ये एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो ये भी मेरा एक टाइप का इनकम ही हुआ 200 रुपये, और ये 500 रुपये भी मेरा इनकम ही हुआ। तो इसके हिसाब से मेरे को पूरे 14,700 पे टैक्स भरना चाहिए।
बोल, कॉम्पोजिट सप्लाई हुए, क्यों नहीं नेचुरली बंडल? जब मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है तब मैं, अगर वो बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है तो मैं उसको डिलीवरी भी देता हूँ घर पे। नेचुरली बंडल होने के लिए से अपने को कुछ लिखना नहीं पड़ता वो चीज़। बट तू सोच, अगर तू मेरे पास आएगा बड़ा ऑर्डर लेके, तो तू ही डिलीवरी एक्सपेक्ट करेगा ना कि तू तेरे एक्टिवा पे लेके जाएगा 1000 पैकेट? डिलीवरी एक्सपेक्ट करेगा ना तू? नेचुरली बंडल्ड मतलब ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं नेचुरली बंडल्ड, तुमको लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा। चल नेचुरली बंडल्ड नहीं है, मान ले नेचुरली बंडल्ड है ही नहीं, ठीक है, उस केस में भी टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा? 14,700 पे लगेगा ना। मान लो एक मिनट, कॉम्पोजिट सप्लाई है अगर, तो टैक्स कौन से अमाउंट पे लगता है? प्रिंसिपल उसका रेट लगता है, लेकिन टैक्स तो पूरे अमाउंट पे लगता है ना 14,700 पे। और अगर मिक्स्ड रहा तो भी टैक्स किस पे लगता है? 14,700 पे ही लगता है। और उसमें रेट कौन सा लगता है? हाईएस्ट रेट लगता है। बट अमाउंट क्या लेगा तू? 14,700 ही लेगा ना। रेट तो अभी साइड में रख, 2 मिनट। अमाउंट क्या लेंगे अपन? 14,700। बोल क्यों? तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा, देख, इसका एंट्री में तुमको बोलता हूं कैसा रहेगा। बैंक अकाउंट में कितना आया अभी फिलहाल, 2 मिनट के लिए टैक्स को इग्नोर कर। सेल्स कितना? सेल्स 14,000 का दिखेगा। यहां पे दिखेगा लोडिंग इनकम, या फिर मैं इधर अदर इनकम लिख दूं। अदर इनकम में कितना दिखेगा? 700। समझा? तो रेवेन्यू 14,000 का दिखेगा, अदर इनकम में देखो 700 रुपये दिखाने पड़े। क्यों नहीं इनकम दे रहे? अरे तो तेरा एक्सपेंस भी तो होगा ही ना वो, तो इनकम एक्सपेंस वो नेट ऑफ हो जाएगा, प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा देखो उसमें। मान लो देखो ट्रांसपोर्टेशन का खाली 400 रुपये लगा, लेकिन कस्टमर से 500 चार्ज किया, तो 100 रुपये का इनकम तो होगा ना। इनकम तो हो रहा है ना। हाँ, फिर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, इधर इधर मैंने आदित्य से चार्जेस लिए। अभी मेरे को कितना लगने वाला है भाड़ा मेरे को मालूम नहीं, तुझसे मैंने कितना ले लिया? 500 रुपये। मान लो आगे जाके मेरे को खाली 300 रुपये लगे, तो 200 रुपये को वापस देने वाला हूँ क्या मैं? 200 रुपये मेरा इनकम होगा ना। तो इसके लिए ये किधर आएगा? अदर इनकम के पार्ट में आ जाएगा। और तेरा एक्सपेंस कितना आएगा? एक्सपेंस मान ले ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिख दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 300 रुपये टू बैंक। मान लो मैंने गाड़ी वाले को हायर किया और उससे मैंने ट्रांसपोर्ट करवाया, तो मेरा अपने आप नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 200 रुपये से, 400 रुपये से, सॉरी। समझ रहेगा? तो ये अपने को ऐसे दिखाना पड़ता है, सेल्स अलग से दिखाना पड़ता है, अदर इनकम अलग से दिखाना पड़ता है, लेकिन टैक्स हमेशा पूरे अमाउंट पे लगेगा। बोल टोटल, हाँ ये टोटल सेलिंग प्राइस मानना है। बोल। हाँ, अगर मान लो आदित्य ने बोला सर मैं ही खुद लोड करता हूँ, तो मैं उससे 200 रुपये लेने वाला हूँ क्या? तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो खुद का ट्रक लेके आ गया, तो उससे मैं 500 रुपये लेने वाला हूँ क्या? नहीं। तो टैक्स किस पे लगेगा? मैं जितना भी उससे पैसा कलेक्ट करूँगा पूरे अमाउंट पे टैक्स लगना चाहिए, सिंपल एज दैट। अब मान लो आदित्य मेरे से 1000 पैकेट लेके गया, उसके बाद ये रितेश आया, रितेश ने भी 1000 पैकेट लिए, बट रितेश को मैंने 20 रुपये लगाया। कितना लगाया 1000 पैकेट के पीछे? तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 20,000। लोडिंग का उससे मैंने 2,000 लिया, जबकि वो पास में रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपये लिया उससे, पास में रहता तो भी उससे 1000 रुपये लिया। टोटल कितना हो गया? 23,000। अब बोलो रितेश के केस में मैंने जो टैक्स है 5% का, वो कौन से अमाउंट पे लगाना चाहिए? लेकिन थोड़ा गलत नहीं लग रहा तुमको? पैकेट भी सेम है, लोडिंग का वजन भी सेम है, और डिस्टेंस भी मान लो सेम है। आदित्य से मैंने 14,700 लिए और रितेश से मैंने 23,000 लिए। बराबर है? मान लो, चलो रितेश ने इधर, मानसी मान लो, चलो ठीक है। तो अब तुम लोग ये बताओ कि टैक्स कौन से अमाउंट पे लगाओ? 23,000 के 14,700, 23,000 पे लगाऊंगा। मान लो उसके बाद जाके कशिश आ गई और उससे मैंने 18,000 चार्ज की। कितने चार्ज किए? 18,000। और इस पे भी रेट 5% है, तो 5% किस पे लगाओ? बट 14,700 क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? क्या क्या?
सब एक ही दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ, सुबह ये आया, दोपहर में मानसी आई, रात में कशिश आई। हर एक के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग अलग रहेगा। तो गवर्नमेंट भी यही बोलता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन नहीं करने वाला है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुमने जितने अमाउंट पे ट्रांजैक्शन किया ना उस पर टैक्स भर दो, फिर तुम किसको ज़्यादा लगा रहे हो किसको कम लगा रहे हो वो तुम्हारा लुकआउट, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कल जाके मान लो ये प्रणव आ गया और उससे मैंने खाली 1 रुपया चार्ज किया, पर पैकेट 1 रुपया, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएंगे। तो प्रणव के केस में टैक्स कितने अमाउंट पे लगेगा, 1000 रुपये पे। गवर्नमेंट को उसके बीच में आना ही नहीं। तुम लोग कस्टमर से 1 रुपया लो कि कस्टमर से 10 रुपये लो कि 14 रुपये लो कि 20 रुपये लो, गवर्नमेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे को बताओ, क्या मैं पागल हूँ क्या 1 रुपये में मैगी बेचने को, या फिर क्या मानसी पागल है क्या मुझसे 20 रुपये में मैगी लेने के लिए। आइडियली हर एक ट्रांजैक्शन कौन से अमाउंट पे होगा, जो एमआरपी रहेगी उस पर ही होगा ना। ऐसे अगर दिन में 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं तो कितने ट्रांजैक्शन एमआरपी के ऊपर होते होंगे कि कितने ट्रांजैक्शन एमआरपी के नीचे होते होंगे, बहुत कम। और कितना कम और कितना ज़्यादा, 14 का पैकेट है मान लो मैंने 15 में बेच दिया, या फिर 14 का पैकेट है मान लो मैंने 13 रुपये में बेच दिया। कोई पैकेट में 1 रुपये में बेचने वाला हो क्या कभी, या फिर कोई पैकेट कभी मैं 20-25 रुपये में बेचने वाला हो क्या, वो मानसी दूसरे दुकान में चले जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि हमको इन सब वैल्यू से फ़र्क पड़ता ही नहीं, तुमने जितने अमाउंट पे ट्रांजैक्शन किया वो अमाउंट पे तुम टैक्स पे कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट नोज कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज गोइंग टू बी डेफिनेट, वो कभी भी ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। समझ रहा है आदेश्वर क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं इनवॉइस भी 20 का ही बनाया ना, अभी वो सब छोड़ दे, जितने का मैंने बेचा उतने का इनवॉइस बनाया, फिर तो टैक्स ही मत भरो। लेकिन अगर मैंने फ्री में मैगी किसको दे दिया तो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है तो शायद से 7(1)(c) लगता है, 7(1)(c) लग गया तो पैरा 1 अपन पढ़ सकते हैं। पैरा 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो मैंने 1000 पैकेट खरीदे थे नेस्ले से, मैंने उस पर आईटीसी अवेल किया था और बाद में उसको डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज किया मतलब गिफ्ट दे दिया किसी को, तो सप्लाई माना जाएगा ना। सप्लाई माना जाएगा तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अभी कौन से अमाउंट पे भरना पड़ेगा वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी इतना मान ले कि सप्लाई माना जाएगा और मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी फ्री वाली चीज़ें 2 मिनट साइड में रख, वो कल ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इतना याद रखो, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि जब तक पार्टीज अनरिलेटेड है, एक बार जरा मेरे को रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन बोलो। वो तो फैमिली का डेफिनेशन है, रिलेटेड पर्सन में काफ़ी सारी चीज़ें थी ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर था, ऑफिसर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस था, सोल एजेंट था, डिस्ट्रीब्यूटर था, फिर फैमिली था। फैमिली में कौन कौन आता है, स्पाउस चिल्ड्रन हमेशा आएंगे, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ओनली इफ दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट। अच्छा, तो तुम लोग रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तुम लोग क्या होने चाहिए, अनरिलेटेड। आदित्य वॉज अनरिलेटेड, मानसी इज अनरिलेटेड, दिस भूमि प्रणव इज अनरिलेटेड। तो इस केस में इफ यू आर अनरिलेटेड देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ संबंध नहीं है तो जितने पे तुमने ट्रांजैक्शन किया वो अमाउंट पे गवर्नमेंट को टैक्स भर दो, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है जब भी पार्टीज अनरिलेटेड होती है तब यूजुअली ट्रांजैक्शन एमआरपी पे ही होता है। अगर पार्टीज रिलेटेड है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो सकता है या फिर थोड़ा वैल्यू बढ़ सकता है। लेकिन अगर पार्टीज अनरिलेटेड है तो ऑब्वियसली 1000 ट्रांजैक्शन में से 999 ट्रांजैक्शन किस पे हो गए, एमआरपी। तो गवर्नमेंट वही बोलता है अगर तुम लोग अनरिलेटेड हो तो जो भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर टैक्स भर दो, फिर चाहे वो 14,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, कि चाहे वो 1,000 हो। बट मेन कंडीशन क्या है, पार्टी शुड बी अनरिलेटेड। तो जो भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वही वैल्यू पे तुमको टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करना है और टैक्स भर के आना है। समझ गएगा? ये गवर्नमेंट का सबसे पहला इंटेंशन था।
उन्होंने बोल दिया कि पार्टीज को देख लो रिलेटेड है कि नहीं, अगर अनरिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, जितने पे ट्रांजैक्शन किया उसके ऊपर टैक्स भर के आ जाओ। लेकिन अगर पार्टीज रिलेटेड हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर घपला हो सकता है। तो अगर पार्टीज रिलेटेड है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया फिर मार्केट वैल्यू पे टैक्स भर के आ जाओ। किस पे टैक्स भर के आ जाओ? मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। बट ये वाला कंसेप्ट तुम्हारे लिए सीए फाइनल में होगा। इस पे गवर्नमेंट ने कुछ 18 रूल्स डिफाइन किए, वैल्यूएशन रूल्स, इसका नाम ही है वैल्यूएशन रूल्स। 18 रूल्स डिफाइन किए है जिसके बेसिस पे तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना होता है। बट ये किस में कवर होगा? सीए फाइनल। सीए इंटर लेवल पे खाली तुमको अनरिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। और अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन में बहुत सिंपल है, पार्टीज अगर अनरिलेटेड है तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ। समझा ये चीज? क्लियर है? तो रिलेटेड वाला अपन अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, रिलेटेड वाला डायरेक्टली किधर जाएगा? सीए फाइनल। ये सब रूल्स में लिखा गया है और अपना सेक्शन रहेगा सेक्शन नंबर 15। 12 था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 14 वाला तुमको सीए फाइनल में आएगा, अभी नहीं है, और 15 वाला है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है सबसे पहला वो बोलता है 15(1) बोलता है इफ द पार्टीज आर अनरिलेटेड देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ गई है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर इतना भरोसा क्यों किया वो समझा? गवर्नमेंट को पता है कि अगर पार्टीज अनरिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, हर बार ट्रांजैक्शन वैल्यू एमआरपी ही रहेगा और गवर्नमेंट को भी ढंग से टैक्स मिल जाएगा। तो पहला आज का लर्निंग था इफ द पार्टीज आर अनरिलेटेड देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है ये चीज? बोलो। बराबर सेम ही हो गया ना। इसमें गवर्नमेंट को गारंटी थी कि एमआरपी ही रहेगी, इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चुपचाप एमआरपी ले लो। हाँ, रिलेटेड पर्सन में स्पेसिफाई कर ही दिया है, अनरिलेटेड पर्सन में स्पेसिफाई नहीं किया। अनरिलेटेड पर्सन में बोल दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझा? बोलो और किसी को इसमें कुछ डाउट्स बेसिक वाले पूछो। यस बराबर। मेरे को पता, अगर मैं 14 का बिल बनाऊंगा तो मैं मानसी से कितने रुपए लूंगा? 14,000 ना। बट ये सब इलीगल चीजें हो गई ना। मान लो मैंने 14 रुपीज़ का बिल बनाया तो बिल बनेगा 14,000 का, और बैंक में कितना पे करेगी मेरे को? 20,000 पे करेगी ना। तो 6,000 का डिफरेंस आएगा, उसका क्या करें? फिर तो पॉइंट ही नहीं ना। अरे फिर तो छोड़ दो, ये सब चोरी हुई। अगर मैं 14 का बिल बनाया तो बैंक में कितना आना चाहिए? 14,000। 20 का बिल बनाया तो बैंक में कितना आना चाहिए? 14 का बिल बना के बैंक में 20 आता है तो क्या ही ये ऑडिट में पकड़ा जाएगा? तो तू जो बोल रहा है कि 14 का बिल बनाओ बैंक में 14 लो प्लस 6 कैश में ले लो, ये सब धोखेबाजी हो गई। और मानसी ऐसा क्यों करेगी मेरे को पता? क्यों कैश देगी 6,000 रुपये? क्या क्या? तो मैं वही बोल रहा हूं, जब तक वो अनरिलेटेड, मैं तेरे को बोल रहा हूं देख, अगर वो अनरिलेटेड है ना तो वो ब्लैक के ट्रांजैक्शन मेरे साथ क्यों करेगी? हमेशा रिलेटेड पर्सन में ही यूजुअली ब्लैक के ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर मैं अनरिलेटेड हूँ, स्ट्रेंजर्स है हम लोग, तो ब्लैक के ट्रांजैक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट के लिए बहुत कम रिस्क है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। बोल दिया सीधा कि अनरिलेटेड हो तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और क्लियर है क्या प्रणव? पक्का? ओके, आ जाओ एक बार बुक में। हाँ, वो लोग पहले तो चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो रिलेटेड पर्सन के बीच में हुए कि अनरिलेटेड पर्सन के बीच। जितने भी तूने साल भर में ट्रांजैक्शन किए सब में वो सामने वाली पार्टी चेक करेंगे। मालूम पड़ गया सामने वाला रिलेटेड है तो वो लोग खुद से वैल्यू निकालेंगे, वो लोग तेरे वैल्यू पे भरोसा नहीं करेंगे। ये जीएसटी रेट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि तुमने वैल्यू ऑफ सप्लाई ढंग से निकाला है कि नहीं। Why is it important to determine the value of supply? Value of supply helps the taxpayer to determine the amount on which the respective tax are to be levied. Tax amount equal to value of supply into tax rate.
टैक्स रेट अपने को मालूम रहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने को निकालना होता है। तो इसके लिए अपन कौन सा लेंगे अभी, सेक्शन 15(1) बात करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। अनरिलेटेड पर्सन के बीच में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें खाली एक छोटा सा और एक कंडीशन है कि प्राइस शुड बी योर सोल कंसिडरेशन। जो मैंने अमाउंट पे किया दैट शुड बी माय फाइनल कंसिडरेशन, उसके ऊपर और कुछ पेमेंट नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो एक है मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने एक फोन सेल किया मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपीज पे कर दिया और उसके आगे बोल दिया, मिस्टर बी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर बी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए फ्री इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दूंगा, फ्री ITR फाइलिंग। तो मेरे को बताओ, इज द प्राइस सोल कंसिडरेशन? प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा और ऐड हो गया ना, तो ये अलाउड नहीं है। प्राइस शुड बी योर सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस तुम्हारा सोल कंसिडरेशन नहीं है तो तुम लोग 15(1) को फॉलो नहीं कर सकते, तुमको जाना पड़ेगा 15(3) में, और फिर वापस वो वही बोलेगा कि तुम क्या ले लो, मार्केट वैल्यू को ले लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये भी कवर्ड रहेगा CA फाइनल। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस के अलावा और कुछ भी सर्विस दी गई है, तो उस केस में तुम लोग 15(1) को फॉलो मत करना। तुम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मत मानना। तुम लोग सीधा किधर चले जाना, 15 सबसेक्शन 3 पे, और उधर जाके बोला गया है कि मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इसमें भी वैल्यूएशन रूल्स काम करते हैं जो CA फाइनल में कवर्ड। तो CA इंटर पे खाली इतना याद रखना, पार्टी शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो तुमको जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल्स में, और वैल्यूएशन रूल्स कवर्ड है CA फाइनल। क्लियर है? तो इंटर लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में प्राइस विल बी द सोल कंसिडरेशन, देयर वोंट बी एनी एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड इसके साथ साथ पार्टीज विल बी अनरिलेटेड। पार्टीज हमेशा अनरिलेटेड रहने वाली है और प्राइस हमेशा सोल कंसिडरेशन रहने वाला है। अगर वो नहीं रहा तो वैल्यूएशन रूल्स को रेफर करना पड़ता है विच इज नॉट इन सिलेबस। ठीक है, समझ गया व्हाट इज सोल कंसिडरेशन? पैसे के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए, पैसा तो पैसा ही सिर्फ, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए। ओके, लिखिए इसको 15(1) को, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी the transaction value of supply shall be the transaction value if the parties are unrelated and price is the sole consideration. The parties are unrelated and price is sole consideration. बोल क्या क्या? कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और इन काइंड, दोनों दोनों, फिर वो वही प्रॉब्लम हो गया। अभी जो काइंड में होगा ना, जैसे कि देख ये अपना जो क्वेश्चन है, इसमें जो ITR फाइलिंग का सर्विस दे रहा है, बेसिकली ये तो काइंड में हो गया ना, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो इसका प्राइस तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। ये जो ऊपर का 1 लाख का अमाउंट है तो कंसिडरेशन कितना हो गया, 1 लाख, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मिला है इसका वैल्यू क्या रहेगा, डिफर करेगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते ही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आता है तो तुम लोग सीधा किधर चले जाओ, वैल्यूएशन रूल्स में, विच विल बी कवर्ड इन CA फाइल। तो अभी करंटली खाली ये जो पैसा आ रहा है उतना ही आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए। समझ गए सब लोग? क्या बोलता है 15(1)? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन
एंड पार्टीज आर अनरिलेटेड। पार्टीज होने चाहिए अनरिलेटेड, प्राइस होना चाहिए सोल कंसिडरेशन। समझ गया? तो 15.4 बात करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इन अदर केस। मतलब व्हाट इफ द पार्टीज आर रिलेटेड, व्हाट इफ प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो उस केस में किधर जाना पड़ेगा? 15 सबसेक्शन 4 में। 4 पहले 4 में जाएंगे। इधर लिख दो सीए फाइनल। 15.4 के बाजू में लिख दो सीए फाइनल। खाली तुमको इधर मैं लाइन लिखा रहा हूं, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। where value is not determinable, under section 15 subsection 1, then the same shall be determined as per valuation rules. Then the same shall be determined as per valuation rules. ठीक है? तो 15.1 कब फॉलो नहीं होगा? जब पार्टीज रिलेटेड हो जाएंगे या फिर प्राइस वोंट बी द सोल कंसिडरेशन। तो उस केस में क्या फॉलो करना पड़ेगा? 15.4 बोलता है कि वैल्यूएशन रूल्स को रेफर करो, और वैल्यूएशन रूल्स किधर है? सीए फाइनल। क्लियर? फिर आता है 15 सबसेक्शन 5। 15.5 में गवर्नमेंट बोलेगा कुछ ऐसे आइटम्स है जिसका वैल्यू गवर्नमेंट खुद से डिटरमाइन करके देगा। गवर्नमेंट सामने से बोल देगा कि ये आइटम का वैल्यू ये है, अगर इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इसका वैल्यू ये ले लो। मान लो अगर मैं ये बैटरी का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू 20 रुपये ले लो। मान लो अगर मैं रिमोट का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू 100 रुपये ले लो। ये गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देगा। गवर्नमेंट पहले से तुमको आइटम्स का लिस्ट दे देगा और बोलेगा कि ये वाले आइटम का वैल्यू इतना होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये भी सीए फाइनल में कवर है। क्या फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये गवर्नमेंट ने बोल दिया इसका वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट बोलेगा 50 रुपीज़ पे टैक्स लगाओ। अगर तूने कम में बेचा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, देखो टैक्स 50 रुपीज़ पे ही लगाना पड़ेगा। ज़्यादा में बेचा तो भी प्रॉब्लम नहीं, टैक्स कितने पे लगेगा? 50 रुपीज़ पे। गवर्नमेंट सामने से बोल देगा कि ये कमोडिटी का प्राइस इतना है, ठीक है? तो उसका भी एक बड़ा सा लिस्ट आता है जो कि सीए फाइनल में कवर्ड है, इधर कवर्ड नहीं। खाली लिख दो इधर नॉट विथ स्टैंडिंग anything covered under section 15 subsection 1 or 15 subsection 4 value of certain supplies shall be determined as per valuation rules. Value of certain supplies shall be determined as per valuation rules. तो 15.4 और 15.5 तुम्हारे सीए इंटर के कुछ भी काम के नहीं है, सीधा सीए फाइनल में कवर होगा। तो सीए इंटर में खाली 15.1 काम का है, ठीक है? Value of supply shall be the transaction value if the parties are unrelated and price is the sole consideration. समझ गया? ओके 15.2 कल करेंगे, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन बचा है अपना चैप्टर 3 का, वो करेंगे। खोलो। थैंक यू।